सीमांत जनपद चंपावत को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगातें मिली हैं। जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। जिला चिकित्सालय परिसर में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि श्याम नारायण पांडे समेत जनप्रतिनिधियों ने यूनिट के औपचारिक शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत उनके लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि कर्म भूमि है और यहाँ की जनता उनके परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की शुरुआत चंपावत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर के बाद चंपावत में यह महत्वपूर्ण सुविधा शुरू हुई है। जैसे कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट नाम ही बताता है कि एक ब्लड से इसका सेपरेट करना, इसमें प्लेटलेट्स अलग करना, प्लाज्मा अलग करना और पैक्ड आरबीसी अलग करना, इसके कंपोनेंट हैं जो कि हम होल ब्लड यहाँ पर चलता था पहले। इस यूनिट के बनने से क्या होगा कि जैसे हम कोई ब्लड लेके आ रहे हैं और हमको प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो हमारा मशीन है उसमें प्लेटलेट्स अलग कर देगी। वो कोई डेंगू का केस हमारे एडमिट है, पहले हम उसको यहाँ जब प्लेटलेट्स कम हो जाते तो हमको सुशीला तिवारी या कहीं बाहर रेफर करते थे, तो प्लेटलेट्स यहाँ लग जाएगी तो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आईसीयू है तो ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा। आज जो यह ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट चंपावत के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लागू की है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको जो लाभ मिलने वाला है। हमको आज तक अगर कभी कोई डेंगू का मरीज या किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत हो तो हमें हल्द्वानी, रुद्रपुर, बरेली शहरों में जाना पड़ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में आईएफएस के परिवीक्षार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया और आईएफएस में चयनित सभी परिवीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय वन सेवा देश की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण को बचाने में बेहद अहम भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का करीब 70% भूभाग वनों से ढका हुआ है। यहाँ के पहाड़, नदियां, जंगल, जैव विविधता ही प्रदेश की अलग पहचान बनाते हैं और इनका संरक्षण बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे समय में वन अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। भारतीय वन सेवा के सभी प्रोबेशनर्स के साथ आज माननीय उपराष्ट्रपति के संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, इंदिरा गांधी वन अकादमी देहरादून के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खजूरिया जी एवं कोर्स निदेशक श्रीमती अंजिता जी सहित कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीय वन सेवा के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी अतिथिगण और सभी युवा प्रोबेशनर साथियों, सबसे पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय राधाकृष्णन जी का अपनी ओर से आप सबकी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और महोदय, ये हम सभी के लिए आज बहुत ही अत्यंत गर्व और सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें आपका यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। साथियों, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन सादगी, समर्पण और जनसेवा की भावना का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। जमीनी स्तर से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी गौरवमयी यात्रा परिश्रम, संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सदैव राष्ट्रहित और जनहित को
सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में भी आपने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आपके तेजस्वी विचारों से, आपके मार्गदर्शन से हमारे युवा वन अधिकारी, जिन्हें निसंदेह अभी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी है, बहुत सारे क्षेत्रों का समन्वय करना है और सेवा के पथ पर एक नई ऊर्जा के साथ उनको जाने के लिए आपका मार्गदर्शन प्रेरित करेगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी अपने युवा प्रोबेशनर्स को भी भारतीय वन सेवा में शामिल होने के लिए आप सभी को अपने हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं तथा देवभूमि उत्तराखंड में आपके प्रशिक्षण sustain our natural resources. At the same time, we cannot stop development. We have to compete globally with the rest of the countries. This is where your training will play a crucial role. My dear young officers, your task is challenging. Climate change, biodiversity losses, forest fires, human-wildlife conflict, ecosystem degradation, and other challenges are not easy to face. Forest resources governance is becoming increasingly complex. Your training will ease your decision-making capability when faced with questions such as conservation and development, ecological security and livelihoods, immediate requirements and the interest of the future generation. Everything has to be taken into account. You have to work with a lot of patience. Your calling lies in the answer to these questions. You have to choose the optimal path to balance between them. I am glad to see that the training model ranges from forest wildlife management, biodiversity conservation and forest policy to climate change, community livelihoods and the application of modern technologies such as remote sensing, GIS and emerging digital tools. और हरिद्वार के मंगलोर से खबर है, जहां पर प्रेम प्रसंग के विरोध से खफा होकर कलयुगी बेटी ने प्रेमी संग मिलकर अपनी ही मां की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी है और शव को नहर पुल के पास फेंक दिया गया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की 28 घंटे के भीतर गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर करीब 216 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल और मुखबिर की सूचना पर गठित टीम ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त ब्रेजा गाड़ी और वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। कल 10 बजे के आसपास जो मंगलौर थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी जिसका गला रेता हुआ था वो मिली थी। बॉडी अननोन थी, आइडेंटिफाइड नहीं थी। तो कल शाम करीब 7-8 बजे के आसपास उन्होंने थाना मंगलौर में आकर के सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई किया अपनी पत्नी के तौर पर और उसके बाद एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और उसके जो मित्र है उसके खिलाफ तहरीर दी कि ये कहते हुए कि मेरी बेटी और उसका जो दोस्त है वो अपनी माँ से पिछले काफ़ी समय से खुन्नस रखते थे और दोनों ने कन्फेस किया कि हम काफ़ी समय से अपनी मां को मारने। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास अब गांव की तस्वीर बदलते नजर आ रहे हैं। चंपावत जिले के पाटी विकासखंड स्थित सुदूरवर्ती निलोटी गांव की महिलाओं ने सामूहिक डेयरी व्यवसाय के जरिए आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल पेश की है जो पहाड़ के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक बन रही है। ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से गांव की 7 महिलाओं ने एकजुट होकर श्री भूमिया देवता स्वयं सहायता समूह का गठन किया और आधुनिक सामूहिक डेयरी इकाई स्थापित की। इस संगठित प्रयास का सीधा असर महिलाओं की आय पर पड़ा है। समूह की प्रत्येक महिला सदस्य प्रतिमाह लगभग 15,000 से 20,000 तक की आय इस वक्त कमाती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में बड़ा विषय है। हमने
से गाय खरीदी हैं, 7 गाय है हमारी, 1 भैंस है। हम दूध निकालते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, घास भूसा बनाते हैं, भूसा देते हैं। साइलेज आया है हमारे यहाँ, साइलेज देते हैं और गोबर साफ करते हैं। इनको हम नहलाते हैं, खेतों से हरा घास काट के लाते हैं और भूसे की गाड़ी आती है, उसमें से भूसा देते हैं इनको और इनको नहलाते हैं, अंदर बाहर बांटते हैं, कभी कभार खोल। सितारगंज नगर के बाईपास सिटकुल मार्ग हाईवे स्थित राम नगीना पैलेस में हाट बाजार लगाए जाने की प्रशासनिक अनुमति का व्यापार मंडल ने कड़ा विरोध किया है। व्यापारियों ने तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर हाट बाजार की अनुमति नहीं देने की मांग की है। आपको बता दें कि एक व्यापारी ने प्रशासन से हाट बाजार लगाने की अनुमति मांगी है, जिसकी प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ होने की सूचना पर व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जताई है। व्यापारियों का कहना है कि सितारगंज का स्थानीय बाजार पहले से ही भीषण मंदी और आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यदि बाहरी व्यापारियों को अस्थायी हाट बाजार लगाने की अनुमति दी जाती है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने से स्थानीय दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। इसके साथ ही व्यापारियों ने हाईवे पर यातायात प्रभावित होने की भी आशंका जताई है। एक और बाजार लग जाएगी तो वैसे हमारे व्यापारी और परेशान हो जाएगा। जहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। हम चाहते हैं कि उसमें अगर परमिशन ना दी जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो अगर परमिशन दी जाती है उसमें व्यापार मंडल आंदोलन के लिए बाधित हो। हमेशा वहाँ पे वैसी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और ज़्यादा भीड़ भड़ाका होगा तो और दुर्घटना होगी वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर परमिशन ना दी जाए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण निषाद हरिद्वार पहुंचे और दक्षिण काली मंदिर में स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज के सानिध्य में सावन के विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने स्वामी कैलासानंद की 22 घंटे की तपस्या को प्रेरणादायक बताया और प्रवीण निषाद ने यह भी कहा कि पार्टी सड़क से सदन तक निषाद समाज के आरक्षण और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। समाज को संवैधानिक अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान दिलाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी एनडीए को मजबूत करने के साथ समाज के मुद्दे सरकार के सामने रख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की सरकार के ओर से पहल का ये दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि आरक्षण की संवैधानिक विसंगति जल्द दूर होने का भरोसा जताया गया है। उन्होंने राम मंदिर, निषाद राज पार्क और प्रतिमा का भी जिक्र किया और युवाओं से बहकावे में नहीं आने की अपील की है। तो दक्षिण काली मंदिर पहुंचे प्रवीण निषाद, हरिद्वार के दौरे पर रहे। बड़े मजबूती के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसी संकल्प की देन है कि 2013 में हम लोगों का संगठन खड़ा हुआ, 2016 में पार्टी रजिस्टर्ड हुई और मात्र 11 सालों में हम लोगों ने 11 विधायक बनाकर सरकार में हिस्सेदारी लेने का काम किया है और बड़े भाई के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए है और जैसा भी आगे वार्तालाप होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ ही रहे हैं और अन्य राज्यों में भी, जैसे छत्तीसगढ़ 2028 में होना है, उत्तराखंड में भी होना है, हम लोग सहयोगी दल के रूप में हमारी अहम भूमिका। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के फेरूपुर में एक श्वान की वफादारी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति पर दूसरे श्वान ने हमला किया तो स्ट्रीट डॉग हमला करने वाले श्वान से भिड़ गया। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति इस स्ट्रीट डॉग को रोजाना खाना खिलाता था और मौका पड़ने पर श्वान ने वफादारी निभाई है और एक डॉग के हमले के बाद हमलावर कुत्ते से भिड़ने की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर डॉग लवर्स ने कई कमेंट्स भी किए हैं और श्वान की वफादारी जमकर तारीफ बटोर रही है। राजधानी देहरादून के मसूरी से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित भगत सिंह चौक पर दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों गुट एक दूसरे पर लात और घूंसों से हमला कर रहे हैं। सड़क पर काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
हरिद्वार में मानसून में हो रही भारी बारिश के दौरान जहां वन्य जीवों का आबादी क्षेत्र में मूवमेंट हो रहा है, वहीं नदी नालों से मगरमच्छ आदि जीव भी बाहर निकल रहे हैं। वहीं रहवासी क्षेत्रों में आए दिन अजगर और दूसरे सांप नजर आने की वजह से चिंता में हैं। इसके चलते लोगों में खासा दहशत है। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हरिद्वार के जगतजीतपुर इलाके में भी एक मगरमच्छ गंगा से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया और सूचना मिलने पर वन विभाग ने उसका रेस्क्यू करके वापस गंगा में छोड़ दिया। जबकि शहर के पॉश कॉलोनी बिल्केश्वर कॉलोनी में एक दिन पहले ही तेंदुए का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ था। शहर में कई जगहों पर अजगर निकल रहे हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर दहशत का माहौल हरिद्वार में इस वक्त इन जानवरों की वजह से नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ग आयु के बालक जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया गुरुवार को दिवंगत श्री कैलाश कहतोड़ी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई और जिले भर से विभिन्न खेल विधाओं के 160 उदीयमान खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। चयन प्रक्रिया निर्धारित मानकों और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता, गति और खेल क्षमता परखने के लिए 800 मीटर दौड़ और 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो, शटल रन और वर्टिकल जंप जैसे परीक्षण कराए गए। एथलेटिक्स में सर्वाधिक 55 खिलाड़ी, फुटबॉल में 32, बॉक्सिंग में 19, हॉकी में 13, कराटे और बास्केटबॉल में 12-12 और जूडो में 9 और ताइक्वांडो में 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया।